ठाकुर वीरभान की विशालकाय हवेली अपने पूरी शानो शौकत के साथ सिर उठाए खड़ी थी। आसपास के लोग तो हवेली की रौनक देखकर ही सहमे हुए से रहते थे। वीरभान की पत्नी अंबिका देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो अपनी बेटी को जन्म देते समय ही स्वर्ग सिधार गई थी। ठाकुर वीरभान ने अपनी बेटी नियति की परवरिश बड़े प्यार से की थी। पत्नी के गुजरने के बाद उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्हें अब शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्हें शादी करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। उनकी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए औरतों और लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। वीरभान एक अय्याश किस्म के इंसान थे। शुरुआत से ही उनके रसिक स्वभाव के कारण हवेली में तरह तरह की औरतों का हुजूम लगा रहता था। उनकी पत्नी अंबिका देवी को भी यह बात अच्छे से पता थी, लेकिन वह गरीब परिवार से आई थी, इसलिए ना तो उन्होंने कभी इन सब चीजों का विरोध किया और ना कभी अपने पति के निजी जीवन में दखल देने की कोशिश की। बस वो नाम की पत्नी बनकर रह गई और नाम की पत्नी बनकर ही इस दुनिया से चली गई। जाते जाते वह एक बेटी जरूर उनकी गोद में डालकर गई थी। वीरभान भले ही रसिक थे, लेकिन उतना ही अपनी बेटी से प्यार दुलार भी करते थे। नियति को अपने पिता के रसिक स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं था। सारी बातें हवेली में ढकी छिपी हुई थी। जैसे जैसे नियति बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे उसका रूप लावण्य भी निखरता चला गया। उसकी बुद्धि भी उतनी ही कुशाग्र थी, लेकिन वो अभी तक अपने पिता के असली चेहरे से अनजान थी। ठाकुर साहब अपनी मनचाही औरत को देर रात गए अपने कमरे में बुला लेते थे। फिर कमरे में रात भर क्या होता था यह पता तो कुछ लोगों को था, लेकिन किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। सुबह होने से पहले ही वो औरत कमरे से बाहर चली जाती थी और वीरभान फिर से अपनी बेटी के लिए एक अच्छे पिता के किरदार में आ जाते थे। नियति के लिए तो उसके पापा एक आदर्श थे, लेकिन वो आदर्श कितना खोखला था यह नियति को कहाँ पता था। ऐसे ही एक बार वीरभान बगीचे में टहल रहे थे, तभी बगीचे के माली हरिया की पत्नी चमेली उसके लिए बगीचे में खाना लेकर आ गई। इससे पहले वीरभान ने माली की पत्नी को कभी देखा नहीं था, बस उसका नाम ही सुना था। हरिया की अभी नई नई शादी हुई थी। हरिया अपनी पत्नी के साथ बैठकर बरगद के पेड़ के पीछे खाना खाने लगा। वीरभान उधर से टहलते हुए गुजरे तो हरिया की पत्नी चमेली ने झट से अपना घूंघट खींचकर चेहरा ढक लिया और हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। वीरभान ने उड़ती हुई सी नजर हरिया पर डालते हुए कहा, क्या बात है हरिया, शादी करके आ गया तू और हमारा मुंह तक मीठा नहीं हुआ। हरिया सकपका गया। वो कहने लगा, माई बाप, हम छोटे लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वीरभान ने गहरी नजर चमेली पर डालते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी का नाम चमेली है ना, इसे कल से हवेली के अंदर साफ सफाई का काम करने के लिए भेज देना। यह मेरे कमरे की साफ सफाई भी कर लिया करेगी और साथ सजावट भी कर देगी। मेरे कमरे में गुलाब का फूल लेकर आने की जिम्मेदारी कल से चमेली की होगी। यह सुनकर हरिया थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो ठाकुर साहब के स्वभाव को थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि ठाकुर साहब ने अपने शौक के लिए औरतें रखी हुई हैं, वो मेरी पत्नी पर नजर नहीं डाल सकते। लेकिन उस गरीब को कहाँ पता था कि वीरभान की नजर उसकी पत्नी पर पड़ चुकी थी। अगले दिन से चमेली हवेली के अंदर जाकर कामकाज करने लगी। धीरे धीरे ठाकुर साहब उसे छोटा मोटा उपहार भी देने लगे थे। शुरुआत में चमेली को यह सब अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि बड़े आदमी हैं, काम से खुश होकर उपहार दे देते हैं तो क्या दिक्कत है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार चमेली की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे बार बार खांसी आ रही थी। जब वीरभान ने यह देखा तो वह चमेली से कहने लगे, चलो चमेली, आज हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें खांसी हो रही है। यह सुनकर चमेली सकपका गई और कहने लगी, मालिक, हम गरीबों की खांसी तो काढ़ा पीकर ही ठीक हो जाती है, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। वीरभान उसके घूंघट के पीछे से ही उसके चेहरे को ताड़ते हुए बोली, अरे तुम हमारे लिए काम करती हो तो तुम्हारा ध्यान रखना हमारा भी फर्ज बनता है। तुम जाओ, हरिया से कह दो हम गाड़ी निकाल रहे हैं, तुम दोनों अभी हमारे साथ अस्पताल चल रहे हो। इतना कहकर वह गाड़ी निकालने के लिए बाहर चले गए। चमेली को कुछ समझ में नहीं आया कि घर में इतने नौकर चाकर मौजूद हैं, आखिर उस पर ही इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। जब वो हरिया को बुलाने के लिए आई तो उसने देखा कि हरिया तो बगीचे में है ही नहीं। उसने दूसरे नौकर से पूछा तो पता चला कि हरिया खाद वगैरह लाने के लिए बाजार गया हुआ है। अब चमेली असमंजस में पड़ गई। वह ठाकुर साहब को इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके रुआब के आगे किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वह बाहर पहुंची और ठाकुर साहब से कहने लगी, मालिक, हरिया तो बाजार गया हुआ है, मैं अभी आपके साथ अस्पताल नहीं जा सकती। वीरभान जरा कड़क लहजे में बोले, वह बाजार गया हुआ है तो मैं क्या करूं? मैंने तुमसे कहा ना कि अभी मेरे साथ अस्पताल चलो, तुम्हें खांसी है, अगर इन्फेक्शन किसी और को फैल गया तो तुम्हारा इलाज सही समय पर होना जरूरी है। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी नहीं होनी चाहिए, वरना टीबी भी हो सकती है। तुम्हें अपने लिए ना सही, हवेली के बाकी लोगों के लिए अपना इलाज तो करवा ही लेना चाहिए। उनकी डांट सुनकर चमेली थर थर कांपने लगी। वह कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप जीप में जाकर बैठ गई। वीरभान के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। इधर खाद खरीदने के बाद हरिया को याद आया कि उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। उसने अपना फोन निकाला और रिचार्ज करवा लिया।
हाथ में फोन आते ही उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिख गई। वो उसे प्यार भरी निगाहों से निहारने लगा और सोचने लगा कि बाजार आया हूँ तो अपनी चमेली के लिए भी कुछ लेकर चलना चाहिए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे मिठाई की दुकान दिख गई। उसने चमेली के लिए रसगुल्ले पैक करवा लिए और खुशी खुशी हवेली लौट आया। हवेली आने के बाद वो अपने काम में लग गया। उसे लगा कि चमेली भी हवेली के भीतर काम कर रही होगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि चमेली तो ठाकुर साहब के साथ गई हुई है। दोपहर हुई, खाना खाने का समय हुआ और चमेली खाना लेकर नहीं आई तो हरिया उसे ढूंढते हुए हवेली के भीतर आया, लेकिन उसे चमेली कहीं दिखाई नहीं दी। उसने एक नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि चमेली तो ठाकुर साहब के साथ जीप में बैठकर पता नहीं कहाँ गई हुई है। यह सुनकर हरिया अनमना सा हो गया। वह बेसब्री से चमेली के वापस आने का इंतजार करने लगा। शाम को चमेली और वीरभान हवेली पहुंचे। चमेली दवाइयां लेकर अपने कमरे में चली गई। वहां पर हरिया बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। हरिया ने जब उससे पूछा कि कहाँ गई थी तो चमेली ने डरते डरते उसे सारी बातें बता दी। उसे डर लग रहा था कि वह हरिया से बिना पूछे चली गई थी तो कहीं हरिया नाराज न हो जाए, लेकिन हरिया तो अलग ही परेशान हो उठा कि ठाकुर साहब उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। एक सप्ताह के बाद एक दिन ठाकुर साहब ने हरिया को अपने पास बुलाया और कहने लगे, हरिया, यह लो लिस्ट और कुछ रुपए रख लो और शहर चले जाओ। शहर जाकर कुछ नए फूलों के पौधे लेकर आओ। मौसम बदलने वाला है और सर्दियों के मौसम में हमारे बगीचे को नए नए फूलों से सजा दो। हरिया सिर खुजाने लगा। इससे पहले तो वो आराम से शहर चला जाता था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो पत्नी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, मालिक, आप कहें तो चमेली को भी लेकर चला जाऊं। वीरभान नाराज हो गए और कहने लगे, चमेली चली जाएगी तो यहाँ काम कौन संभालेगा? तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। हरिया जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मालिक की आज्ञा को वह टाल भी नहीं सकता था, इसलिए शाम को ही वह शहर जाने के लिए निकल पड़ा। आज वीरभान बहुत खुश थे। उन्होंने मन ही मन एक योजना बना ली थी। जब उनकी बेटी नियति खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो वीरभान ने एक खास नौकरानी को बुलाया और बोले, जाओ चमेली से कह दो कि ठाकुर साहब बुला रहे हैं। नौकरानी सिर झुकाकर बड़े अदब से बोली, जी मालिक, अभी बुला देती हूँ। जब चमेली के पास यह खबर पहुंची कि ठाकुर साहब उसे बुला रहे हैं तो उसे बड़ा अजीब लगा कि वह तो दिन भर अपना काम करती रहती है, तो फिर रात को ठाकुर साहब किस लिए बुला रहे हैं। फिर भी वह ठाकुर साहब के पास चली गई। कमरे में पहुंचते ही ठाकुर साहब ने उससे कहा, आओ चमेली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते देखकर चमेली थर थर कांपते हुए कहने लगी, मालिक, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वीरभान कुटी मुस्कान से बोली, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अब चलो यह घूंघट हटा दो और मुझे अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें सोने चांदी से नहला दूंगा। चमेली को तो पता ही नहीं था कि ठाकुर साहब कितने रसिक हैं। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस ठाकुर साहब का समाज में इतना सम्मान है वह ऐसी घटिया सोच भी रखते होंगे। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी ठाकुर साहब ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। चमेली उनकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक न सुनी और अपनी मजबूत बाहों में जकड़कर अपनी मनमानी करते चले गए। चमेली टूटकर बिखर गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस ठाकुर साहब का वह दिल से सम्मान करती है वह उसके साथ कभी ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। आज उसका भरोसा टूटकर बिखर चुका था। वह पथराई हुई सी नजरों से उनके कमरे की छत को ताकती हुई बस रोए जा रही थी। फर्श पर वह टूटे हुए बिखरे मोतियों की माला की तरह बिखरी हुई थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। बीच बीच में बस उसके सिसकियों की आवाज आ रही थी। ठाकुर साहब उसे दुत्कारते हुए बोले, अब यही पड़ी रहेगी? ये यहाँ से जाएगी भी? तेरा काम खत्म हो गया। दोबारा जब तुझे यहाँ बुलाया जाएगा तब तू आ जाना। और सुन, तेरे साथ जो भी हुआ है उसकी वीडियो बना ली है मैंने, तो किसी से कुछ बताना नहीं, और जब भी बुलाऊं तो चुपचाप यहाँ चली आना। अब निकल जा यहाँ से। चमेली अपने आंसू पोंछते हुए गिरते पड़ते अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर गिरकर भरभरा कर रो पड़ी। अगली सुबह उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। हवेली में जाने का तो उसे साहस ही नहीं हो रहा था और ना उसे अब ठाकुर साहब का चेहरा देखने की इच्छा हो रही थी। ठाकुर साहब भी फिलहाल उसे इस्तेमाल कर चुके थे, इसलिए उन्हें भी उसकी याद नहीं आई। हवेली के काम तो सुचारू रूप से चल ही रहे थे। इधर चमेली अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोच रही थी कि कब हरिया वापस आएगा। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात तक हरिया शहर से वापस आ चुका था। चमेली चाहकर भी उसे कुछ बता नहीं पाई क्योंकि ठाकुर साहब की धमकी से वह डर गई थी। ठाकुर साहब बहुत गुमान में रहते थे कि रुपयों के दम पर वो किसी भी औरत को हासिल कर सकते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वह चमेली की खूबसूरती के दीवाने हो चुके थे। वह बार बार उसकी वीडियो देख रहे थे। अचानक से उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू कर दिया। उनके दोस्त भी उनकी तरह ही रसिक थे और कभी कभी कोई खूबसूरत लड़की मिलने पर वह लोग एक दूसरे को भी निमंत्रण दे दिया करते थे। वीरभान ने भी अपने एक दोस्त को फोन लगाकर कहा,
इस बार तो बहुत खूबसूरत चीज हाथ लगी है, तुम अगले रविवार को हवेली पर आ जाना, मेरी बेटी भी पिकनिक पर जाने वाली है, खूब मजा आएगा। इसी तरह उन्होंने अपने सभी दोस्तों को फोन लगाकर हवेली पर बुला लिया। वीरभान सोच रहा था कि अब चमेली विरोध तो कर नहीं पाएगी और ज्यादा नखरे दिखाएगी तो थोड़े रुपए उसके आगे फेंक दूंगा। वह बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शनिवार की रात को ही कुछ ऐसा हुआ कि उनके होश उड़ गए। उनकी बेटी रोज शाम को टहलने के लिए जाती थी। आज जब वह टहल कर वापस आई तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नियति नजरें चुराते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो वीरभान ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नियति की आंखें डबडबा उठी, उसके चेहरे पर नीले निशान दिखाई दिए, उसके कपड़े भी फटे हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। अपनी बेटी की यह दशा देखकर ठाकुर साहब की आंखों में खून उतर आया। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, यह सब क्या है नियति, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? नियति फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, पापा यह सब आपकी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में हुआ है, मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। वीरभान गुस्से में कहने लगे, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या किया है तुमने? देखो मुझे साफ साफ बता दो। अपने पिता को गुस्सा करते हुए देखकर नियति सूनी आंखों से उन्हें देखते हुए कहने लगी, आज मुझे आपकी वजह से बहुत दर्द मिला है पापा, आपको क्या पता कि मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ खो दिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वीरभान हैरानी से बेटी का चेहरा देखने लगे कि आखिर वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, नियति के साथ क्या हुआ था? आखिर उसने अपने पिता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या खोया था? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए और उसके लिए कथा संचय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको दूसरे भाग का लिंक चाहिए तो कमेंट करिए। धन्यवाद।